सहाफ़त का आगाज़ कब से किया? 1992 से। डिसेबिलिटी कब हुई? 1998 में ट्यूमर हो गया था, सार्कोमा, लेफ़्ट साइड की जो टांग है उसमें। तो 1998 में रिमूव करवाया उसे। 2 दफ़ा रिमूव हुआ और तीसरी दफ़ा डायग्नोज हुआ था, वो कैंसर हो गया था ट्यूमर जिसे। और 2001 में जो एम्पुटेशन करवानी पड़ गई। उस टाइम मैं रोजनामा इंतखाब में। 2016 में एक रोड एक्सीडेंट में मेरा जो है वो दोबारा एक हादसा हुआ और उसमें जो दूसरी मेरी टांग थी वो भी मुतासिर हो गई, बल्कि शदीद मुतासिर हो गई। घुटना जो है मुड़ने से जवाब दे गया और एड़ी जो है जाम हो गई। अब ये कहेंगे ये टांग भी जो है कटने पर आ गई थी। तो सहाफ़त में कैसे कंपेयर करते हैं कि एक नॉर्मल आदमी की तरह सहाफ़त करना और एक डिसेबिलिटी के साथ सहाफ़त करना, क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। आपके पास एक्सेस नहीं है, आपकी जो स्टेट है या जो हुकूमतें हैं वो इस चीज़ से नाबल्द हैं, उन्हें एहसास नहीं है इस चीज़ का। पीछे मुड़ के देखते हैं, इतना अर्सा सहाफ़त में गुजारा तो क्या समझ आया? सहाफ़त पेशा बुरा नहीं है, उसे हम जैसे लोगों ने बुरा बना दिया। आया इस पिलर को तोड़ा जा रहा है, दानिस्ता तौर पे तोड़ा जा रहा है। आम साफ़ी की बेरोज़गारी पे क्या करते हैं? कोई बिरयानी की दुकान खोल रहा है, कोई ठेला लगा रहा है, कोई रक्षा चला रहा होगा, और क्या करेगा अब साफ़ी। इदारों की रजिस्ट्रेशन हुकूमत कर रही होती है, टर्म एंड कंडीशंस जो हैं वो हुकूमत उनसे साइन करवा रही होती है। तो ये कैसे हो सकता है कि हुकूमत इससे गाफिल हो जाए? क्या हुकूमत को इल्म नहीं है कि जो साफ़ी बरादरी उसके ऊपर क्या बीत रही होगी? विसल ब्लोअर पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं अख्तर शाहीन रिंद और हमारे आज के मेहमान हैं सीनियर जर्नलिस्ट मलिक फ़ारूक हुसैन साहब। मलिक फ़ारूक हुसैन रिपोर्टिंग में पहले रिपोर्टर हैं जो डिसेबिलिटी के बावजूद फील्ड में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक फ़ारूक साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। सहाफ़त का आगाज़ कब से किया? 1992 से। कैसे आना हुआ सहाफ़त में? शौक़ था कि पैगाम जो है वो दूसरों तक पहुंचाया जाए और उन लोगों की आवाज़ बना जाए जिनकी आवाज़ कोई आगे ऐवानों तक पहुंचाता नहीं है। और ये रियासत का चौथा सतून भी है। आप ये कह लें कि एक कुर्सी के 4 पाए हैं जिसको एक तोड़ दिया गया, 3 बाकी हैं। कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ कहाँ रहे, कुछ करियर के बारे में? जी, 1992 में एक पेपर था, रोज़नामा संगे मील, क्राइम रिपोर्टिंग से स्टार्ट किया था। मरहूम ज़ुबैर राना साहब जो है वो मेरे उस्ताद थे, रेडियो पाकिस्तान में होते थे और बाद में फिर वो आवाम में आ गए और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे, बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने जो है सहाफ़त का आगाज़ करवाया था और एक और दोस्त थे हमारे, उनका पेपर डेरा गाजी खान से निकलता था, सदाए गुल मोहम्मद भट्टी साहब, उन्होंने जो है इस तरफ मुझे राग़िब किया था। डिसेबिलिटी कब हुई? डिसेबिलिटी 2001 में हुई थी। क्या हुआ था? 1998 में ट्यूमर हो गया था, सार्कोमा, उसमें ग्रोथ हो जाती है लेफ़्ट साइड की जो टांग है उसमें। तो 1998 में रिमूव करवाया उसे। 2 दफ़ा रिमूव हुआ और तीसरी दफ़ा डायग्नोज हुआ था, वो कैंसर हो गया था ट्यूमर जिसे। और 2001 में जो एम्पुटेशन करवानी पड़ गई। उस टाइम मैं रोज़नामा इंतखाब में था और उस इदारे ने तकरीबन 1 साल तनख्वाह दी थी। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा उनका, एडिटर साहब का भी, मैडम थी वहाँ पर। और फिर कुछ फ़ील हुआ मुझे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि घर मुझे जो है उस अमाउंट दिया जा रहा है और कहीं मांगने की आदत ना पड़ जाए। तो मैंने एडिटर साहब को कॉल की, मैंने कहा ये मेरी आदत ख़राब हो रही है तो आप मुझे कोई काम दे दें। तो फिर वो एक मैगज़ीन, वो मैंने ही उसका आगाज़ किया था और फिर उन्होंने जो है वो देना, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा फ़ील हो रहा था। फिर मैंने कहा कि नहीं, ऐसा सिलसिला चलेगा नहीं। और लेकिन डॉक्टर्स की अपना हदायत थी कि आप तकरीबन 2 साल तक आप जो है वो वाक नहीं कर पाएंगे। तो बहरहाल वो हिम्मत भी अल्लाह ताला ने दी और लेकिन जो जहन था वो उसी तरफ था कि करनी है तो सहाफ़त ही करनी है और उसके अलावा तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। फिर कुछ जब माशी हालात मैंने देखे तो मैंने सोचा कि अब कुछ किया जाए, बच्चे छोटे हैं।
तो मैं दर्जी की दुकान पे चला गया। मैंने कहा यार मुझे काम सिखा दो। तो उसने कहा जी बिल्कुल सिखा देता हूँ मैं। ज़ोहर का वक्त था तो उसने कहा ठीक है आप खाना खा के आ जाएं, उसके बाद जो है। तो जब मैं वापस गया तो जो टेलर थे उन्होंने कहा यार फ़ारूक भाई आप ऐसा करें मशीन घर पर रख लें और मैं आपको घर पे सिखा दूँगा। तो मुझे कुछ डाउट सा हुआ, मैंने कहा ये बंदा सुबह तो मुझे कह रहा था काम सिखाऊंगा। बाद में मुझे पता चला कि कुछ लोग आए थे तो उन्होंने कहा कि यार ये बंदा जो है ये एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल से भी वाबस्ता रहा है और इस इलाके में जो है बहुत अच्छे फ़ैसले भी कर चुका है छोटी सी उम्र में, सोशल एक्टिविटीज़ भी हैं। तो लेकिन हिम्मत नहीं हारी। फिर मैं एक प्राइवेट स्कूल था वहाँ चला गया। एज ए प्रिंसिपल उन्होंने जो है वो मुझे मौका फ़राहम किया। तो इस तरह एक ज़िंदगी का सिलसिला जो है दोबारा बहाल होना शुरू हो गया। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि रोज़नामा स्कार यहाँ पर लॉन्च हुआ। वहाँ पर फिर बहैसियत सिटी एडिटर जो है वहाँ खिदमत अंजाम दी और फिर आर्टिफिशियल लैग लगाना मैंने शुरू कर दी थी। और उससे मैं 6-6 मंजिल जो है वो ऊपर पहुँच जाता था, यानी कि दिक्कत नहीं आती थी, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी हुई थी। और उसके बाद मुख्तलिफ़ जैसे रोज़नामा उम्मत में रहा, फिर दुनिया में चला गया। फिर 2016 में एक रोड एक्सीडेंट में मेरा जो है वो दोबारा एक हादसा हुआ और उसमें जो दूसरी मेरी टांग थी वो भी मुतासिर हो गई, बल्कि शदीद मुतासिर हो गई। घुटना जो है मुड़ने से जवाब दे गया और एड़ी जो है जाम हो गई। आप ये कहेंगे ये टांग भी जो है कटने पर आ गई थी। तो इसमें मेरी KUJ दस्तूरी जो यूनियन है उसका बहुत बड़ा किरदार रहा। मेरे और करीबी 2-3 दोस्त हैं, उनका इसमें बहुत मुस्बित किरदार रहा मुझे मेरी ज़िंदगी बहाल करवाने में, टांग बचाने में। और समझे कि MMI हॉस्पिटल में, वरना तो सिविल हॉस्पिटल गया आप तो उन चंद खुश नसीब सहाफ़ियों में से रहे कि कह जिन्हें सकते हैं। सहाफ़ती हल्के से और यूनियन से और इनसे इतनी सपोर्ट मिली। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा आप कह वरना आप जब सकते आप देखते हैं। होंगे अपने इर्द गिर्द तो आप सोचते होंगे कि वो कैसा अच्छा वक्त था। बिल्कुल ऐसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मनफी तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी भी खला मौजूद है। अगर कबल वक्त ही मैं आपसे कह रहा हूँ ये कि जो चीज़ें होनी चाहिए यूनियंस में वो हैं नहीं। मैं तो इस बारे में ये कहूँगा कि या तो आप दावे ना करें, क्योंकि आप दावे करके आते हैं कि हम जो है ये वेलफेयर करेंगे वो वेलफेयर करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नज़र आता नहीं है। तो बात आती है एहसासात की। अगर आप में एहसास होगा तो आप दूसरे का एहसास करेंगे। और हम ये कहते हैं माजूर अफराद कि हमारी दुनिया जो अलग है, जो गैर माजूर अफराद हैं वो हमसे बहुत दूर रहते हैं। उसकी मिसाल इस तरह दे सकता हूँ कि देखें हमें तकरीबात में नहीं बुलाया जाता, आपको कहीं माजूर नज़र नहीं आएगा। यानी इस जो मुआशरा है हमारा, इसको बेहिस ये फीलिंग मुआशरा। आपकी अपनी डिसेबिलिटी से पहले भी थी? आपको इसका एहसास था? हाँ तकरीबन था, इसका एहसास था। यानी कि ऐसे कोई कोशिश होती थी कि मेरी ज़ात से किसी को अजियत ना हो। यानी सोशल एक जो माइंड था वो पहले से ही था मेरा। और तो सहाफ़त में कैसे कंपेयर करते हैं कि एक नॉर्मल आदमी की तरह सहाफ़त करना और एक डिसेबिलिटी के साथ सहाफ़त करना, क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। आपके पास एक्सेस नहीं है, आपकी जो स्टेट है या जो हुकूमतें हैं वो इस चीज़ से नाबल्द हैं, उन्हें एहसास नहीं है इस चीज़ का। आप अगर बिल्डिंग्स में चले जाएं तो वहाँ आपको लिफ्ट नज़र आएगी, लेकिन उससे पहले भी आपको स्टेयर्स मिलेंगी, उसको आप कैसे अबूर करेंगे? और वो स्टेप्स ऐसे होती हैं कि वाकर तो दूर की बात कि आपको उसके ऊपर एक पैर भी नहीं आता। एक जो गैर माजूर फ़र्द है वो भी बड़ी मुश्किल से पैर रख के ऊपर जो है उसे अबूर करता है। तो हम तो कर ही नहीं सकते, हमारे लिए तो रैंप भी नहीं है। अच्छा रैंप भी बने हुए हैं तो वो 90 डिग्रीज़ पे बने हुए हैं, उसके ऊपर आपके लिए व्हील चेयर नहीं चढ़ सकती। और जो शख्स व्हील चेयर इस्तेमाल नहीं करता वो तो इम्पॉसिबल है, जा ही नहीं सकता, वो कंधों के सहारे पर जाएगा। मैंने इसके ऊपर एक पैकेज भी बनाया था अपने चैनल्स की तरफ से, और उसके ऊपर मुझे कौन से इदारे के साथ हैं अब आप? K21 के साथ हूँ। अब यहाँ पर भी आप देख लें कि जब जिस पेपर से मैं वाबस्ता था, नेशनल पेपर है, माशाल्लाह बहुत मुस्तहकम हैं, लेकिन उनकी तरफ से मुझे कोई ऐसी ऑफ़र नहीं आई कि हम आपको आपकी जिसामत के पेपर का मुताबिक। नाम नहीं ले रहे, आपको खतरा है? नहीं ख़तरा नहीं है।
रोज़नामा दुनिया में था मैं, कराची स्टेशन पे बहैसियत सब एडिटर। लेकिन अफसोस कर सकते हैं हम, या आप ये कह सकें कि मेरा केस जो है वो लाहौर तक सही तरीके से पहुंचाया नहीं गया। बहुत सारी चीज़ें सुनने को भी मिली, लेकिन बहरहाल उन्होंने तो बाकी भी बहुत सारे तक सारे लोगों को फारिग कर दी। हाँ, काफ़ी अरसे बाद। लेकिन ये देखें, ये चीज़ें तब होती हैं कि जब चीज़ आपके साथ बीती हो। उस टाइम उनके साथ नहीं बीती थी। उन्होंने मेरा केस जो है नहीं लड़ा लाहौर हेड क्वार्टर में। अगर वो लड़ते तो हो सकता है कुछ और। अच्छा, आप यहाँ वालों को जिम्मेदार समझते हैं? बिल्कुल समझता हूँ मैं, क्योंकि जब मैं लाहौर गया तो वहाँ मुझे पता चला कि आपका केस यहाँ सही तरीके से पुटअप नहीं किया गया। तो मैंने उनसे पूछा कैसे, उन्होंने कहा जिस कंडीशन में हम आपको देख रहे हैं तो अब इसमें हम भी अफसरदा हैं और हम ये भी सोच रहे हैं कि हमसे भी कुछ गलती हो गई है। यानी हमें बताया नहीं गया। अगर बताया जाता तो हो सकता है कि हम आपको कंपनसेट करते या कुछ ऐसा सिस्टम बनाते। रैम्प्स के हवाले से आप कह रहे थे? रैंप के हवाले से मैट्रिक बोर्ड में रैंप बनाया चेयरमैन साहब ने, जो है वो बहुत आपकी रिपोर्ट पर? मेरी रिपोर्ट पर, और उसके ऊपर भी मेरे रिपोर्टर्स ने जो फील्ड के हैं उन्होंने कहा कि जी आपने इस रिपोर्टर को जो है वो अप्रिसिएशन लेटर दे दिया है। और अप्रिसिएशन लेटर दिया आपको? जी जी मेरे दायरे में भेजा था उन्होंने। और फिर उन्होंने ये कहा था कि ये काम जो उन्होंने किया है वो आप नहीं कर सके। उन्होंने कहा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा किसी शख्स ने मुझे यह आके कहा हो कि हमें घुटनों का मर्ज़ है और इस तरीके से आप रैंप बना दें। तो आज मुझे एहसास हो रहा है कि कल मैं भी ऐसा हो सकता हूँ। तो उन्होंने फ़ौरन ऑर्डर दिया और वो रैंप बन गया। लेकिन बाकी बिल्डिंग्स में क्या हाल है? बाकी बिल्डिंग्स में रैंप्स हैं, लेकिन वो 90 डिग्रीज पर हैं। लेकिन देखें, ये चीज़ें तब होंगी कि एक जो गैर माजूर शख्स है उसको एहसास नहीं होगा। जिस तरह एक बीमार होता है, उसको तीमारदार लेके जा रहा होता है, इंजेक्शन बीमार को लगता है, तीमारदार उसे कहता है नहीं 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 कोई बात नहीं, लेकिन तकलीफ़ उस बीमार को हो रही होती है, उस तीमारदार को नहीं हो रही होती। इसी तरीके से तकलीफ़ माजूर फ़र्द को होगी, माजूर शख्स को होगी, गैर माजूर को नहीं होगी। बेरोज़गारी का अरसा कितना रहा और उसमें क्या हालात रहे? बेरोज़गारी का अरसा बहुत तवील रहा है कई सालों पे मुहित है ये। उसका क्या असर हुआ फैमिली पे, आप पे? फैमिली पे असर ये हुआ कि मेरे बच्चों की जो एजुकेशन थी वो स्टॉप हो गई थी, रुक गई थी। इन्होंने फिर जो है वो रेस्टोरेंट और होटल्स पे काम करना शुरू कर दिए थे, और इस तरीके से जो है वो सिलसिला चलता रहा। हालात को कैसे देखते हैं? आपको अपनी बरादरी से सपोर्ट मिली? फ़र्स्ट ऑफ ऑल सहाफ़ी बरादरी से? नहीं, देखें, मैंने एक बात की है, एहसास हर एक में नहीं पाया जाता, और ज़रूरी नहीं होता कि हम कहें तो एहसास होगा। एहसास तो वो होता है कि जिस तरह हम वॉक कर रहे हैं तो उसको फ़ील किया जाए कि यार ये बंदा कैसे चल रहा है एक टांग के ऊपर। एक टांग पे हम जो है घंटों बैठ भी सकते हैं या नहीं बैठ सकते। तो ये तो फीलिंग्स है ना, आपके एहसास हैं। अगर किसी शख्स में से एहसास ख़त्म हो जाए तो मेरा ख्याल वो मुर्दा है या ज़िंदा लाश आप कह लें उसको, चलती हुई। आपने क्या देखा? आपके साथ क्या बीता? बहुत तल्ख वो हक़ाइक़ हैं। मैं समझता हूँ कि बोलने से शायद कोई फ़र्क ना पड़े। कुछ बताएं। इसकी मिसाल मैं इस तरह दूंगा कि पंजाब में एक चौधरी साहब थे, उनका बाजू टूट गया, और बाजू टूटा तो गांव वाले उन्हें पूछने आ गए, चौधरी साहब आपकी कैसी तबीयत है क्या नहीं। तो चौधरी साहब थोड़े सख्त मिजाज के थे, तो उन्होंने कहा पुत्र तेरा बाजू टूटेगा तो तेनू पता चलेगा कि चौधरी साहब का हुण क्या हाल है। तो बहरहाल हम तो दुआ देते हैं कि अल्लाह ताला जो है हर एक इंसान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहतमंद रखे और चलता फिरता रखे। पीछे मुड़ के देखते हैं, इतना अर्सा सहाफ़त में गुजारा, तो क्या समझ आया? नए आने वालों के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, सहाफ़त पेशा बुरा नहीं है, उसे हम जैसे लोगों ने बुरा बना दिया। आज वो वक्त है कि लोग मास कम्युनिकेशन करने के बावजूद भी किसी और फील्ड में जाने को तरजीह देते हैं। क्यों? आया इस पिलर को तोड़ा जा रहा है, दानिस्ता तौर पे तोड़ा जा रहा है। ये तो अब स्टेट का काम है सोचना, वसाइल उसने देने हैं, इदारों की रजिस्ट्रेशन हुकूमत कर रही होती है,
टर्म एंड कंडीशंस जो हैं वो हुकूमत उनसे साइन करवा रही होती है। तो ये कैसे हो सकता है कि हुकूमत इससे गाफिल हो जाए? क्या हुकूमत को इल्म नहीं है कि जो साफ़ी बरादरी उसके ऊपर क्या बीत रही होगी? हमारे जो लीडरान हैं उनका काम है नेगोशिएट करना, उनसे जाके डिस्कस करना। लीडरान सही काम कर रहे हैं हमारे? नहीं कर रहे। क्या करना चाहिए? देखिए, तब्दीली आ नहीं सकती है। एक जो माशरे की सोच है वो ऐसी सोच नहीं है, इनकलाबी सोच नहीं है। आपके जो लीडर स्कूलों कॉलेजों से आते थे निकल के, वो तो ख़त्म हो गए ना। तो अभी तो ये समझें कि आर्टिफिशल्स हैं। जिसने लॉबी बनाई वो लीडर बन गया, जिसने अपने हम ख्याल पैदा कर लिए वो लीडर बन गया। कोई मोटो नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है उनके, कोई मिशन नहीं है सोच नहीं है। हाँ, एक सोच है, वो है नाम पैदा करने की। और नाम इसलिए पैदा किया जा रहा है कि ताकि आपको आपका इदारा छेड़े ना। बस आपकी नौकरी लगी हुई साफी है। की बेरोजगारी पे क्या करते? वो यही कर रहे हैं। हम कोई बिरयानी की दुकान खोल रहा है, कोई ठेला लगा रहा है, कोई रक्षा चला रहा होगा, और क्या करेगा आप साफ़ी? बच्चों का पेट तो पालना है उसने। और अगर कोई लीडर निकाला जाए तो? लीडर कहाँ से निकलेगा? आपको आने ही नहीं दिया जाएगा। आप लॉबी बनाना बड़ा मुश्किल है। फ्यूचर क्या देख रहे हैं? सहाफ़त का, सहाफ़त का फ्यूचर बहुत अच्छा है अगर आप मौजूदा सहाफ़ियों की तरह काम करेंगे तो। उसके लिए क्या कुर्बानी देनी पड़ेगी? देखें, इस टाइम तमाम इदारे जो है ना वो साफ़ी उनके तर्जुमान हैं। फिर आप क्या करेंगे? आपको हर इदारे का जो तर्जुमान मिलेगा वो साफ़ी मिलेगा। आप क्या करेंगे? नए बच्चों के लिए, नए आने वालों के लिए कोई पैगाम देना चाहिए? बस अपना कारोबार करें छोटा सा, जहाँ तक इस्तात हो। दिन का आधार पे भी कमाते हैं तो उनके लिए बहुत है। सहाफत में ना आए? पेट्रोल अपनी जेब से लगाएंगे, फिर आप लोगों से हाथ फैला के मांगेंगे, कभी ईदी के नाम पे, कभी पेट्रोल के नाम पे, कभी किसी और चीज़ के नाम पे। तो फिर सहाफ़त कहाँ रही? अब तो यूट्यूबर है, वो भी 2000 रुपये में आपका जो पैकेज बना देता है। तो आप क्या करेंगे रिपोर्टर बन के? आप किसी इदारे से आते हैं, दूसरा साफ़ी आपको जो धो देता है पीछे से। फिर तो साफ़ी का दुश्मन बन गया ना। बाकी क्या करेंगे? आखिरी बात क्या कहना चाहेंगे? किस बारे में? प्रोफेशन के बारे में। वो तो आपको बता दिया मैंने। आपके अपने क्या इरादे हैं आगे? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा हूँ। इदारा तनख्वाह भी दे रहा है और इस इदारे का शुक्रगुज़ार भी हूँ कि उनको एहसास हुआ था। क्योंकि जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो डायरेक्टर न्यूज़ साहब इंटरव्यू ले रहे थे, तो मैंने उनसे सवाल किया था कि मुझे आप कैसे चलाएंगे? मेरे साथ तो ये मजबूरी है। तो डायरेक्टर न्यूज़ ने कहा था कि फ़ारूक साहब आप डिसेबल नहीं हैं। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा मेरा काम है कि आपको कैसे चलाना है और कैसे काम लेना है, ये आप छोड़ दें। सिर्फ आप उस जगह नहीं जाएंगे जहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है या जहाँ पर बहुत ज़्यादा हजूम है, अफरा तफरी, आप वहाँ नहीं जाएंगे। बस ये भी तो एक इदारा है ना, ये भी तो चला रहा है। बाकी इदारों को भी ये सोचना चाहिए। एहसास जिस वक्त एहसास पैदा हो गया तो इंसानियत ज़िंदा हो जाएगी, वरना तो सारी ज़िंदा लाश हैं। गुड लक आपके काम के लिए, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी।